चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो आपका है। यह देखिए यह मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर है वो आपका है 2021 का। और इस मॉडल पेपर में हम आपको बताएंगे ज्ञान सागर का यह मॉडल पेपर है, ज्ञान सागर का यह मॉडल पेपर। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके प्रश्न आ सकते हैं बिहार बोर्ड के इस 10th एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है 92 बटा 115 का सरलतम रूप है और 4 ऑप्शन दे दिया। और 4 ऑप्शन कौन दिया है? तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन है 46/23। बी नंबर जो ऑप्शन है वह है आपका 4/5। सी नंबर जो ऑप्शन है आपका है 3/5 और डी नंबर जो ऑप्शन है वह है आपका 3/4। तो इसमें आपको क्या पूछा है? इसमें सरलतम रूप यानी कि इसका छोटा रूप क्या होगा। तो छोटा रूप कहने का मतलब है कि दोनों का एचसीएफ जो होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन अभी एचसीएफ क्या 1 है, तो इसी चीज़ को देखना पड़ता है। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन, तो ये बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, इसमें हमको करना कुछ नहीं, कटने वाला है। अब किससे कटेगा? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखिए 23 चौका 92, 23 चौका 92, देखिए 23 चौका 92, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 चौका 92 या 23 पचे 115, यानी कि 4/5 हमको आ रहा है। क्या आ रहा है? 4/5 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए 4/5 कौन है? बी है मेरा ऑप्शन 4/5 और यही मेरा क्या है? सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो यह इसका आंसर होगा अनंत। इसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। कैसे होगा? तो देखिए 3/4 के बीच और 3/4 और 5/4 के बीच में बहुत सारे क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे भी हम लोग अगर सिंपल परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में देखें तो बहुत सारा है, 3.1 से लेके फिर 3.01 से लेके फिर, यानी कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिएगा अब पूछता है कि दशमलव प्रसार किसका शांत है। अब शांत और अशांत का थोड़ा हम कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। इसका हम क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं। देखिएगा तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या P बटा 2 के पावर m या P बटा 5 के पावर m, 5 के पावर n, इन तीनों में से किसी रूप का अगर होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ जो क्वेश्चन है वह दे दिया आपका 7/88। बी नंबर ऑप्शन है 13/210, 13/210। सी नंबर ऑप्शन है 15/1600, 15/1600 और डी नंबर जो ऑप्शन है आपका वह है 17/110, 17/110, सॉरी 110 है, 17/110। तो यहाँ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हमसे पूछा गया है कि इसमें जो दशमलव प्रसार है वह किसका शांत है। तो देखिएगा यहाँ पे शांत होने के लिए क्या चाहिए? तीनों कंडीशन हमको चाहिए, तीनों कंडीशन में से कोई एक हमको चाहिए। तो देखिए 60/88 है, तो 88 का अगर हम फैक्टर तोड़े, 88 का क्या तोड़े? फैक्टर, तो हमको लगता है कि 11 चौक 44, यानी कि 2 गुने 11 आएगा। तो देखिए 2 के पावर 3 गुने 11 आ गया, जो कि इस तीनों में से किसी रूप का नहीं है। 2 के पावर m है, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज आ गया 11, जो कि नहीं आना चाहिए, हमको इसी रूप का होना चाहिए, इसी तीनों में से कोई एक रूप का होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13/210। तो यहाँ देखिए यह भी 210 को अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 सते 21, 70, 2 से भी लगा सकते हैं, चलिए 2 से लगा दीजिए इसको, 2 इकाई 2, 0, 2 पचे 10, 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 5 से 5 सत्ते 35। तो इसका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 2 और 5 तो है, इसके साथ साथ 3 और 7 भी एक्स्ट्रा आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये भी आपका अशांत हो गया, ये भी आपका अशांत हो गया। अब इसको देखते हैं। तो देखिए 1600 है, तो 1600 तो 2
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 गुने 16 और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 50 गुने 2 गुने 16। 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 गुने 2 गुने 16 और 5 गुने 5 गुने 2 गुने 16, यानी कि यह टोटल हो जाएगा आपका। सिर्फ इसमें 5 और 2 ही आ रहे हैं, जो अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है, और सिर्फ 5 और 2 आ रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 15 बटा में 1600 हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 2/5 इस रूप का होना चाहिए, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, नहीं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कि बहुपद dy², एक बहुपद हमको दे दिया गया है। देखिएगा एक बहुपद दे दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमें बहुपद दिया है और बहुपद क्या है कि dy² प्लस by प्लस a कहता है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम आपको समझा देना चाहते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है, इसको अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, और यह होता है c बटा में a, और शून्यकों का जो योगफल होता है वह होता है आपका -b बटा ए होता है। यह आपका दोनों सूत्र फार्मूला जो है वह याद होना चाहिए यदि इस टाइप के आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा और c बाई ए, तो इसमें c कौन है मेरा? तो यहाँ देख लीजिएगा c, यहाँ पे यह मेरा c हो गया, यह क्या हो गया? c। तो c, तो मेरा आंसर क्या होगा? तो a बटा a का क्या है? तो जो y² का गुणांक है वही a है, यानी a बटा d है। तो देखिएगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन 4 दिया है और चारों ऑप्शन में आपका d नंबर सही है। ऑप्शन नंबर d होगा इसका राइट आंसर, a बटा d होना चाहिए, होगा a बटा d क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा अजीब गजीब का क्वेश्चन है। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। √18 का परिमेयकरण गुणांक, तो सबसे पहले इसमें से जो रूट में से निकलने वाला है उसको निकाल देते हैं। तो इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं √9 गुने 2 और यह हो जाएगा 3√2। तो परिमेयकरण गुणांक, तो परिमेयकरण गुणांक जो लास्ट में बच जाता है परिमेय रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेयकरण गुणांक। तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया? √2 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? √2, और आंसर इसमें दिया है बी नंबर। इसका आंसर क्या दिया है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2-4 चीज यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं। तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा 2। अगर सबसे छोटा समअभाज्य संख्या पूछा जाए तो भी इसका आंसर होगा 2 होगा। सबसे छोटा समअभाज्य संख्या तो इसका आंसर 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तो इसका आंसर 3 होगा। देखिए तीनों बात आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा समअभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तो 3। सबसे अगर छोटा विषम भाज्य संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा कि 9 होगा। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होगा? 9 होगा। और सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वह आपका 4 होगा। तो यह क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी में आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1 है, सिर्फ शुरुआत हो जाए वही अभाज्य संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। कहता है कि a बराबर BQ प्लस R है। a बराबर जो है वह है BQ प्लस R। इसमें दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें ऑप्शन दे दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है कि R जो है वह B से बड़ा होगा। R जो है B से बड़ा होगा। बी नंबर ऑप्शन में दे दिया है R जो है वह 0 से छोटा होगा। सी नंबर ऑप्शन में आपका दे दिया है कि R जो है वह छोटा होगा B से। डी नंबर में आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं। आ गया समझ में? तो देखिएगा यह होता क्या है, इसको सबसे पहले हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। यह होता है
बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। यह भाग एल्गोरिथम का है, चैप्टर 1 का है यह, और यह हम पढ़ते थे। तो इसमें क्या होता था कि हमेशा यहाँ हमको क्या पूछा गया है कि r बड़ा होगा b से, कभी भी r b से बड़ा नहीं हो सकता। अगर b से बड़ा होगा तो फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यह हमारा जो ऑप्शन है यह रॉन्ग हो गया, जो यह मेरा ऑप्शन है वह क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा, कहता है कि r जो है 0 से छोटा है। r हमेशा क्या शेषफल 0 से छोटा होता है, हम भाग बनाते हैं तो नहीं होता है, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। r छोटा होगा b से, जब हमारा शेषफल लास्ट में बढ़ जाता है तो वह b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी किससे छोटा होता है, तो भाजक से छोटा होता है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिएगा इसमें 4 गो ऑप्शन दे दिया है। ए नंबर ऑप्शन दे दिया है कि √121, बी नंबर जो ऑप्शन दिया है आपका वह दिया है √196, सी नंबर ऑप्शन जो है वह √27 है आपका, और डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वह है √289। देखिए अब परिमेय संख्या कैसे पता चलेगा, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अगर रूट के अंदर से बाहर निकल जाए तो वह परिमेय संख्या, और जो रूट में रह जाए वह अपरिमेय संख्या होता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, यह बाहर निकल गया 11, तो ये भी नहीं होगा। 196 किसका होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है, तो यह भी निकल गया कितना, बराबर 14, इसका भी नहीं होगा। अब 27 का कभी भी निकलेगा, 27 का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, कि इसका हो जाएगा 9 गुने 3, तो इसका 3√3 होगा। हम लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या में अगर गुना हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर 27। इसका आंसर क्या हो गया आपका 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि 5y² - 125 का शून्य क्या है। 5y² - 125 का शून्य क्या है। तो देखिएगा सॉरी, देखिएगा इसको शून्य है तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब मेरा क्या हो जाएगा, 5y² बराबर 125। अब यह 5 से 25 बार में कट गया तो y² बराबर 25 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √25, तो इसका हो जाएगा +-5 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा +5 और -5। इसका आंसर क्या होगा, +5 और -5। यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है। अब देखिएगा आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, कहता है द्विघात बहुपद बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग को आता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का एक फार्मूला आता है, और फार्मूला वह है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। यानी कि x² - शून्यकों का योगफल में x से गुना कर देते हैं प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ देखिए, यहाँ शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा और बीटा भी दिया हुआ है और अल्फा बीटा भी दिया हुआ है। देख लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है आपका। अल्फा शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40, यानी कि शून्यकों का गुणनफल योगफल 3 दिए हुए है, इसका जो योगफल है यह 3 है, और गुणनफल जो है वह आपका -40 दिए हुए है। तो हमको एक समीकरण बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देखिएगा समीकरण हो जाएगा मेरा, यहाँ समीकरण क्या होगा मेरा, वह देखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 में x से गुना कर देंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -40। तो यह हो जाएगा मेरा सॉरी, तो यह हो जाएगा मेरा आंसर x² - 3x - 40। ये ऑप्शन हम आपको बता देते कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका ए। ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ए है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है। तो यह चीज़ समझ में आ गया। तो यह आपका जो क्वेश्चन नंबर था, यह क्वेश्चन नंबर आपका 11वां था, सॉरी 12वां था। अब 13 में कहता है कि युग्म समीकरण x + y = 4 तथा 2x + y = 8 का हल है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं।
तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है आपको दिखाते हैं अभी हम। देखिएगा यहाँ पे है कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1, यह आपका समीकरण अगर दो समीकरण रहे तो यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 तो कैसा हल होगा, तो संगत हल होगा। कैसा हल होगा, तो संगत हल होगा। इस चीज़ को आपको देखना है कि हल कैसा होगा, संगत होगा। और कैसा हल होगा, तो संगत होगा और अद्वितीय होगा। संगत होगा और क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि इसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा। और रेखा ये भी पूछा जाता है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो a1 बाई, 4 गो ऑप्शन इस रूप में आपको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। तो कभी भी a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो कैसा रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ से एक ऐसे रेखा कटेगा और यहाँ से एक ऐसे रेखा कटेगा, तो यह आपका प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह चीज़ समझ में आ गया। अगर यहाँ ध्यान दीजिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर ऐसे लिखने पर तीनों अगर बराबर आते हैं, तीनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तो मेरा हल कैसा होगा, तो संगत हल होंगे। संगत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसके हल क्या होंगे, बहुत सारा होंगे। और संपाती होगा, रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसको, तो संपाती रेखा का बनेगा। अब संपाती रेखा कैसा होता है सो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेखा ऐसे गुजर रही है तो इसी पे दूसरा भी रेखा गुजरेगी, इसी पे गुजरेगी। देखिए थोड़ा बाहर हो जा रहा है लेकिन इसी पे गुजरेगी, है ना। यानी कि संपाती रेखा का अर्थ होता है कि उस एक रेखा पे दूसरी रेखा को अगर गुजर रही है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संपाती रेखा कहेंगे। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, अगर पहला दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर न हो तो असंगत होगा। क्या, कैसा हल होगा, तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका कोई हल निकालना संभव नहीं। और रेखा कैसा होगा, तो समानांतर होगा। समानांतर कैसे होगा तो हम बता देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ अगर ऐसे है तो यह एकदम समानांतर में जाएगी, एकदम समांतर होगी, यानी कि कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो इसी पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि युग में दे दिया गया है x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4, और क्या दे दिया गया है, 2x प्लस 4y बराबर 8। 2x प्लस 4y बराबर क्या होगा, 8 होगा। यह चीज़ दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि एक हल होगा। इसका ऑप्शन दे दिया गया है कि एक हल होगा, एक हल होंगे, एक हल होंगे कि दो हल होगा, यानी एक से अधिक हल होगा, दो हल होगा, दो हल होगा, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और चौथा जो ऑप्शन दे दिया है आपका, अनगिनत हल होगा, है ना। अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम इसी रूप में लाते हैं। किस रूप में, तो इस रूप में लाते हैं कि क्या होता है, तो a1 बाई a2, तो a1 मेरा इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, a1 है। गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, मेरा 1 है। तो यहाँ पे a1 बाई a2, तो a1 मेरा 1 बटा में a1 बाई a2, a2 मेरा 2 हो गया, बराबर b1 बाई b2 यानी कि 2 बाई 4 हो गया। अब बराबर c1 बाई c2, अगर इसको इधर लाएंगे तो -4, अब बटा में -8, यानी माइनस माइनस कट गया। तो अब देखिए 2 दूना 4, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, यानी कि 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2। तीनों मेरा बराबर आ गया, तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब इसमें देखिए तीनों कहाँ बराबर है, तो देखिए तीनों बराबर है ना, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो कैसा हल होगा, तो एक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा, अनगिनत हल होगा। जो मेरा आंसर होगा वही अनेक हल का मतलब क्या है, अनगिनत हल होना। अनेक हल का अर्थ क्या है, अनगिनत हल होना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है आपका कि अल्फा बीटा दिया हुआ है। देखिएगा आगे क्या कहता है, आपको देखते हैं आगे। देखिएगा आप क्वेश्चन जो है उसमें एक चीज़ आया है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वह पूछा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है,
वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी छोटा होना चाहिए। और जीरो क्या हो, डी जीरो से क्या होना चाहिए, डी का मान छोटा होना चाहिए। जीरो से डी का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होना चाहिए जीरो से। और यह आपका एक ऑप्शन है, यह आपका ऑप्शन डी नंबर में है, और यह आपका ऑप्शन जो है यह डी नंबर में, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि विवेचक, हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ते हैं, विवेचक को शॉर्ट में डी लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी बराबर जीरो तो मूल वास्तविक और समान होता है, यदि डी बड़ा है जीरो से तो मूल वास्तविक और असमान होता है, यदि डी छोटा है जीरो से तो यह अवास्तविक होगा और इसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन था, जो आपका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है कि शून्यक एक दूसरे के विपरीत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यह आपका समीकरण दे दिया गया। यह आपका क्वेश्चन है, यह आपका क्या दे दिया गया, समीकरण दे दिया गया। कहता है कि एक दूसरे के विपरीत, इसके जो शून्यक है एक दूसरे के विपरीत क्रम है, यानी कि एक शून्य का अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में, तो चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे b का मान पूछा है, तो पूछा है कि b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे, माना कि शून्यक बराबर x, माना कि शून्यक बराबर x, शून्यक बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पहला शून्यक 1 है तो दूसरा शून्यक इसका क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा मेरा 1/x हो जाएगा। देखिए हमको b का मान निकालना है, तो हमेशा याद रखिए कि b का मान यहाँ क्या है, एक अचर पद है, एक अचर पद है। और अचर पद हमको कैसे प्राप्त होता है, उसके गुणनफल से। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो c बटा में a, और c जो होता है वही कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा अचर पद, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a, और c बटा a मेरा कितना है, c बटा a। तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह पर मेरा क्या है, x है। देखिएगा यही अल्फा है और ये क्या है मेरा बीटा है। तो x गुने 1/x बराबर c का मान कितना है, तो b है, और a का मान कितना है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। जब गुणांक कुछ नहीं रहे तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे यह कट गया, तो b का मान मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका आंसर जो है आपका a है, इसका आंसर क्या हो गया, a। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो हमेशा याद रखिए कि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। इसको याद कर लीजिए कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x के मूल हो तो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए समीकरण दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए। इनके 2-3 फार्मूले हैं, उसको आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हमको समीकरण दे दिया गया, कहता है कि अल्फा और बीटा इसका मूल है, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन किया गया है। यह क्या किया गया है, हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे हम आपको बता दें कि पहले जो हमको दिया है 1/अल्फा जो 1/बीटा, इसको सॉल्व कर देंगे तो यह हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। ऊपर में होगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस b/a। तो माइनस b, यहाँ मेरा b कितना है, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -1 है, और c बराबर -6 है। यह चीज़ हमको दे दिया गया था, -b/a। तो माइनस b/a यानी कि -1/a। तो a का मान क्या है, 2 है मेरा, a का मान क्या है, 2 है। और अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, नहीं अगर आप देखें तो पीछे जाके देख लीजिए, आपको लिखवा चुके हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c मेरा कितना है, -6 है, और a मेरा कितना है, तो 2 है। तो देखिएगा 2×3 6, यह कट गया। तो यह आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 3/1। तो यह सबसे ऊपर जाएगा और यह आ जाएगा यहाँ, यानी कि 1/6 हो जाएगा। यह कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, 3 से 2 में गुना हुआ था 1/6। आपका जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन हो गया सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वह सी है। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप बढ़िया से तैयारी करते हैं, यदि आप
हमारी वीडियो को ध्यान से देखकर उसको रिवाइज करते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं, 200% की गारंटी हम देते हैं कि आपका जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वह हर हालत में बनेगा और आप स्वयं बनेगा। आपसे किसी के ऊपर निर्भर, चोरी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा कि अपने दोस्तों के ऊपर या क्लास में किसी भी अगल बगल के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। वे सब आप पर निर्भर हो जाएंगे कि वे कितना फास्ट बना रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आपको देखना है और बढ़िया से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आपको एक वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक है देखिए, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जल्दी से बताइए। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन है 0 देखिएगा 2x² + 5x - 12। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि 2x², देखिएगा यहाँ पे कहता है 2x² + 5x - 12 का घात क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा सबका देखिए चर पद जो है एक से, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अधिकतम घात वाला क्या होता है, घात होता है, नहीं इसका घात क्या हो गया आपका 2 हो गया, घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √7 कह रहा है कि क्या है। √7 हम जानते हैं कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर से यह बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है x × x² + 2x क्या होगा। x × x² + 2x क्या होगा, तो इसको मल्टीपल कर दीजिए। x में x से गुना करेंगे तो x³ और प्लस x में 2x से गुना करेंगे तो 2x² आएगा। अगला क्वेश्चन जो है कहता है 28 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो देखिएगा 28 और 72 का मौसा, 28 और 72 का मौसा कहता है, तो 72 का मौसा क्या हो जाएगा। तो इसको हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो देखिए 28 का हो जाएगा 2, अगर नहीं आता है तोड़ने तो ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिएगा 28 2 से 14 दूना 28, 2 से 7 दूना 14, 7 से एक बार में, यानी कि कितना आ गया 2 × 7 आ गया। और 72 का क्या आ जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे 72 का देखिए क्या आ जाएगा, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से एक बार में 3। हमको वहाँ बना के दिखाना नहीं है, बस हमको एक कलर कर देना है, उसी से हमको 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम आपको बना के यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये 72 क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 72 का होगा 2 × 2 × 2 3 × 3 गुने 3 और गुने 3। और मौसा क्या होता है जो दोनों में मिलता है, तो 1 2 मिल गया, 2 को 2 मिल गया, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। तो 28 और 72 का मौसा क्या हो जाएगा मेरा, तो मौसा हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा। मौसा मेरा क्या होगा 4 होगा। हमको सिर्फ इसी 4 से मतलब है, यह जो हम किए हैं आपको समझाने के लिए किए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि 4 होगा मौसा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं। कहता है x² - x + 1। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - x + 1, यह कहता है इसमें शून्यकों का योग बताइए। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग होगा, यहाँ देखिएगा शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है आपको हम बताएं, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। क्या होता है -b/a। तो -b मेरा क्या है, तो -b है -1 है और ये मेरा 1 है, यानी कि 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा वह 1 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर है आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो कहता है यहाँ देखिएगा, कहता है √2 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, यह चीज़ आपको हम बता चुके और इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधे 2। और ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका सी। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कहता है कि x² - y - 6
वाई स्क्वायर माइनस वाई 6 अल्फ़ा बीटा है, इसके शून्य कहता है कि अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा गुने बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है, और c मेरा क्या है -6, a है 1 बराबर -6। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब विविधकर एक का पूछा है, देखिए एक कहता है कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 का विविधकर यानी कि d बराबर क्या होगा, वही पूछा है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब b कितना है मेरा -5, तब -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c यानी कि -300, तो 25 माइनस 4 तिहाई 12 यानी कि -1200। अब यह हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 1200, तो यह हो जाएगा 1225। ऑप्शन है आपका 1225 ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, और हमें उम्मीद है कि यह सारा का सारा चीज़ आपको समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। तो यहाँ हम इतनी ही क्वेश्चन को आज देखेंगे, इसके फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आपको एक अच्छे मार्क्स लाना है, आज बढ़िया से आपको अगर नहीं पढ़ाई किए हैं कोरोना काल में, तो आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो इससे आपको बेहतर मार्क्स आपको उतना ही पढ़ना है जितना से आपका 50 में 50 नंबर आ जाए ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी उतना ही पढ़ना है जितना आपका टोटल क्वेश्चन बन जाए। फिर हम आपको एक बार रिमाइंडर करा देना चाहते हैं कि 200% का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से आप मात्र 100 नंबर लाना है। वह आप किसी सेक्टर से ला सकते हैं, किसी चैप्टर से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है वह आपका 100 है। 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और 50 में किसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है वह हम आपको बता चुके हैं। चैप्टर 1 to 5 और नियामक ज्यामिति और त्रिकोणमिति अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसी से आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको करना उतना ही है, क्योंकि समय है नहीं, अगले 17 तारीख से एग्जाम है आपको, सरस्वती पूजा के कल से आपका एग्जाम है। तो बेहतर तैयारी करना है तो थोड़ा शॉर्टकट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।